नाज़रीन आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर खास प्रोग्राम कह कर ही मानेंगे। अक्सर हमने आपको कोरोना के बारे में ऐसे आदाद शुमार बताए हैं जिसे सुनकर आप थोड़ा सहम जाते होंगे, डर जाते होंगे, मनाजिर को देखकर भी आपके अंदर एक खौफ पैदा होता होगा। हालांकि कोरोना से मौत का सिलसिला हिंदुस्तान में अभी थमा नहीं है। इस पर भी मुतजाद बातें सामने आती हैं। कुछ ये कहते हैं कि जो सरकारी आंकड़े हैं उन पर हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन सरकारी आंकड़ों पर ही हमें भरोसा करना होगा। और सरकारी आंकड़ों के यानी आदाद शुमार के मुताबिक भी जो अमवात की जो तादाद है उसमें कमी आ रही है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि पिछले तकरीबन 3 हफ्तों में ये महसूस किया गया है कि एक आध दिन को अगर हम छोड़ दें तो पिछले तकरीबन 3 हफ्तों में बतदरीज कोरोना के नए मामलों में जो आदाद शुमार जो नए मामलों के दर्ज किए जा रहे हैं उनमें लगातार कमी महसूस की गई है। यानी जो मामले यौमिया यानी रोजाना के तौर पर तकरीबन 4 लाख तक पहुंच गए थे, 3 साढ़े 3 लाख से ज्यादा तक पहुंच गए थे, वो अब 1 लाख से ऊपर तक भी दर्ज किए जा रहे हैं। इससे ये अंदाजा हो रहा है कि कोरोना के मामलों में लगातार बेशक कमी दर्ज की जा रही है। ये हम सब के लिए राहत की खबर है। क्या इसमें ताखीर हुई? क्या इसमें और कमी पहले ही लाई जा सकती थी? क्या दूसरी लहर से पहले हमने या हमारे सिस्टम ने तैयारी नहीं की? ये सारे सवालों को अब एक जवाब शायद इस तरह से मिल रहा है कि जो हुआ वो माजी है और मुस्तकबिल और जो हाल है उससे हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि हाल में यानी जिस तरह से लगातार केसेस कम हो रहे हैं तो आने वाले दिनों में लगातार इसमें कमी दर्ज की जाएगी। और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक अनाउंस कर दिया है कि पीर के दिन से, पीर यानी सोमवार से अनलॉक भी शुरू किया जाएगा। यानी जो लॉकडाउन है वो अब अनलॉक में तब्दील होगा। यानी जो पाबंदियां हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही होंगी। तो कितना दिन, कितना अरसा आपको भी हो गया होगा अपने लोगों के साथ, घर के मेंबर्स के साथ कहीं बाहर जाना, घूमना, फिल्में देखना या रेस्तोरां में खाना। शायद अब वो दिन करीब आ रहे हैं कि हम ये सब कुछ कर पाएंगे। स्कूलों में तालीमी सिलसिला शुरू हो जाएगा, बाजार पहले की तरह चहल पहल से भरे होंगे। लेकिन इन सब के बीच अभी भी जो माहिरीन कह रहे हैं कि हमें एहतियात का दामन किसी सूरत नहीं छोड़ना होगा, प्रिकॉशंस हमें हमेशा लेते रहना होगा। उसके लिए अभी एक लंबा वक्त हमें दरकार है। तो सवाल इसी को लेकर है कि आखिर प्रिकॉशन कब तक लेना होगा। जिस तरह से पिछले 20 दिनों में लगातार कमी देखी जा रही है और पिछले 1 हफ्ते में 20 से ज्यादा ऐसी रियासतें हैं जहां पर कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं। अभी भी अगर कोई ऐसी रियासत है जो बहुत ज्यादा हमें अलार्मिंग सिचुएशन में रखती है तो वो वही रियासतें हैं जहां हालिया दिनों इंतखाबात हुए थे, चुनाव हुए थे, रैलियां हुई थी, भीड़ भाड़ इकट्ठा हुई थी। और वो है मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरल। इन सब के अलावा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, चूंकि ये सब सटे हुए रियासतें एक दूसरे से हैं, यहां भी केसेस में अभी कमी बहुत ज्यादा नहीं महसूस की जा रही। लेकिन जो शुमाली हिंदुस्तान है या जो रेस्ट ऑफ इंडिया, वहां पर कमी है और इसका इसे हमें खुशामदीद कहना चाहिए। हम इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हम जुड़ेंगे डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी से जो सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी वो हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर श्रीभूषण नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, निम्स से हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। अनिल सिंह जो चेयरमैन हैं सद्भावना सेवा संस्थान के, वो हमारे साथ होंगे। चूंकि समाज में क्या कुछ चल रहा है, समाजी जो तंजीमें हैं, जो संगठन है, उन्होंने कितना अहम रोल प्ले किया है, इस बारे में उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर यश गुलाटी ऑर्थोपेडिक सर्जन, ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से कोरोना के केसेस में लगातार पिछले 3 हफ्तों में कमी देखी जा रही है, एक आध दिन को छोड़ दिया अगर तो ग्राफ भागा था, लेकिन फिर भी ये कमी जो महसूस की जा रही है, इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? देखिए, अगर हम पहली वेव को भी देखें तो हमने यही देखा था कि कुछ ऐसे एरियाज थे जो हॉटस्पॉट बने और वहां से संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा और फिर वहां से वेव की तरह ये संक्रमण जो है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक शहर से दूसरे प्रदेश शहर गया है। इसी तरह से अभी आप देखिए सेकेंड वेव की भी जो सूरतें सामने आ रही हैं वो वैसी ही हैं। पहले हमने देखा कि कुछ जो हमारे स्टेट से दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये कुछ ऐसे प्रदेश थे जहां संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा और उसके
के बाद धीरे धीरे यहाँ से होता हुआ जो है दूसरे राज्यों में गया, और इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब जगह पे वेव्स जो हैं ज्यादा ऊपर आई भी हैं, पीक्स आई भी हैं। तो ये आलम पहली बार में भी था और यही अभी दूसरी बार में भी है। और वही इस बार एक और जो बात हुई है वो ये हुई है कि शहरों से संक्रमण जो है वो गांव तक चला गया, और इस बार गांव में काफी तादाद में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, और वहां से जो डेटा है वो उतनी अच्छी से नहीं आ पाता है जैसे कि शहरों से डेटा सामने आता है। तो ये भी एक चुनौती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें अपनी वेव कम दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गांवों में संक्रमण इस वक्त ज्यादा है जो कि ठीक तौर से जो है सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो डेफिनेटली भारत में इस वक्त जो पीक है वो नीचे की तरफ चली गई है। ये राहत की बात है कि धीरे धीरे अब संक्रमण के मामले कम होते जा रहे हैं, लेकिन जैसे पिछली बार हुआ था, मैं बोलूंगी वही चीज हमें याद रखनी चाहिए कि जब अनलॉक होने की स्थितियां आती हैं तब दोबारा हम सर्च देखते हैं, दोबारा देखते हैं कि लोगों का क्योंकि एक दूसरे से मिलना होता है और फिर से जो है संक्रमण के मामले बढ़ने लगते हैं। तो लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत होगी कि हम अनलॉक की स्थिति में आ रहे हैं और ये एक मजबूरी है और आना भी पड़ेगा। हम हमेशा के लिए लॉकडाउन में नहीं रह सकते हैं, तो धीरे धीरे कुछ गतिविधियों को, खासतौर से आर्थिक गतिविधियों को खोलने की जरूरत होगी। और ऐसे में हम लोगों के लिए जो है अब ज्यादा मेरे ख्याल से चुनौती है कि हमें। चलिए, मैं डॉक्टर श्री भूषण से भी इस पर कमेंट लेना चाहूंगा। डॉक्टर श्री भूषण, फर्स्ट कमेंट आपका क्या है? ये जो केसेस कम होते जा रहे हैं, हालांकि जो नंबर ऑफ डेथ्स है, जो कैजुअलिटीज है वो 3000 के ऊपर ही है, कभी कभी वो थोड़ा छलांग लगा के 4 को भी पार कर जाती है, लेकिन जो टोटल केसेस है वो कम है। हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? जैसे डॉक्टर माहेश्वरी कह रही है कि ये गांव में केसेस अब फैल रहे हैं और वहां पर शायद इसकी रिपोर्टिंग, यानी इसका जो नंबर ऑफ जो केसेस फैल रहे हैं उसकी सही से उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, क्या ऐसा है? डॉक्टर भूषण, आपको मेरी आवाज मिल रही है? डॉक्टर यश गुलाटी साहब, अगर आपको मेरी आवाज मिल चुकी है तो ये सवाल आपके लिए। प्लीज तो नहीं सुना मैंने। अच्छा, तो भूषण साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। भूषण साहब, सवाल आपसे मैंने यही किया था कि ये जो कम होती तादाद है, ये जो फिगर्स कम हो रहे हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये वाकई कम हो रहे हैं? क्या हमें जो अब खुशियां मतलब मनाना शुरू करना चाहिए? क्या हमें यह समझना चाहिए कि अब ये वबा हमसे भाग रही है? हमें क्या करना चाहिए? ये तो जरूर अच्छी बात है कि सोचना चाहिए कि ये तो कम हो रहा है नंबर्स धीरे धीरे। वो तो दो तीन चीज है उसके कारण। तो एक तो लॉकडाउन, तो पूरी इंडिया में लॉकडाउन है, हर जगह, हर स्टेट में और हर मुल्क में, हर जगह है। तो इसकी वजह से हो सकता है। और दूसरा, 4-5 हफ्ते से लोगों की दिमाग सोचने में कुछ टेढ़ा तो है, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि ना लोग सोचते कि ये तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगा और सेकंड वेव थोड़ा बहुत गंभीर है और उसको मौत के कारण ज्यादा हो रहा है, वो तो मोर्टेलिटी ज्यादा हो रहा है। और दुनिया भर सेकंड वेव में यूरोप और अमेरिका में जो स्थिति देखा था उसकी वजह से इधर भी लोगों में कुछ परेशानी शुरू हुआ था। इसकी वजह से थोड़ा ज्यादा ही संभाल के घर में रखा है पूरा सबको, और स्पेशली बूढ़े लोगों को और छोटे बच्चों को तो बाजू रखा है, तो बाहर नहीं निकालने के लिए। और जो आदमी को बाहर आना ही पड़ेगा, तो जॉब की वजह से और किसी और की कारण की वजह से थोड़ा देख के कर रहे थे लोग। और इसके कारण, और लॉकडाउन भी सही समय पे शुरू हुआ था, लेकिन हर जगह एक ही समय पे शुरू नहीं हुआ था वो। इसकी वजह से थोड़ा चेंजेस तो है, लेकिन पूरा इंडिया में एक ही समय पे शुरू होना था, लेकिन हर जगह में अलग अलग जगह में अलग अलग। आप जो चीज कह रहे हैं वो इस बात से भी साबित हो रही है कि बंगाल, तमिलनाडु, केरल और जो इनके बाजू स्टेट्स है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर केसेस अभी भी 20,000 से आसपास हैं। तमिलनाडु में तो 30 के ऊपर है। हाँ, ये हर स्टेट में एक ही समय पे शुरू होना था, लेकिन वो तो नहीं हुआ। और लोग तो इधर उधर ऐसे घूमा था कि वो तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो वो भी कारण था कि और इससे भी अच्छा नंबर देखना था हमें, लेकिन वो तो नहीं हुआ था, लेकिन वो नहीं हो पाया। ठीक है, मैं डॉक्टर यश गुलाटी के पास जाना चाहूंगा। मैं वापस आता हूं आपके पास डॉक्टर श्री भूषण। डॉक्टर यश गुलाटी, सवाल अहम यहां पर यह है कि फिगर्स कम हो रहे हैं, केसेस नीचे आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे शहरी हैं, हम सब लोग इसको लेकर कुछ ओवर एक्साइटेड हो जाए और हम जो है एहतियात बरतना कम कर दें? दूसरा सवाल ये है कि चूंकि अब विलेजेस में केसेस ज्यादा आ रहे हैं, ऐसी बातें हैं, तो क्या ये इसलिए कमी हमें दिखाई दे रही है कि गांव में जितने केसेस हैं उनका
रजिस्ट्रेशन यानी उस वो गिनती में आ नहीं पा रहा है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए ऐसा है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि केसेस कम हो रहे हैं। अगर आप अपना स्टैटिस्टिकल मॉडल भी देखें इस वबा का, तो यही था कि जिस तेजी से ये ऊपर बढ़ा है उसी तेजी से ये गिरेगा, तो ये एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है जी। लॉकडाउन ने डेफिनेटली हेल्प किया, लेकिन ऐसा अंग्रेजी में एक सेइंग है कि वन स्वॉलो डजंट मेक ए समर। तो ये एक ऐसा इसको सेलिब्रेट करने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर हमने कॉम्प्लिसेंसी कर दी तो हम फिर उसी जगह पे आ जाएंगे जहां से शुरू हुए थे। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितनी फिगर ऑफिशियल आ रही हैं कि जितना पॉजिटिविटी रेट वगैरह कम आ रहा है उतना एक्चुअल में है नहीं। मैं जितने लैब वालों से बात करी है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो लैब चलाते हैं, पॉजिटिविटी रेट उससे ज्यादा है, क्योंकि कुछ कई जगह पे मिला जुला के वो रेट कम हो जाता है, इतना कम नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हमने एहतियात नहीं बरते तो हम वहीं के वहीं वापस घूम के आ जाएंगे जहां से शुरू हुए थे, और ज्यादा खराब होगा। तो उसमें एक जैसे सेइंग है कि हैंड फेस स्पेस, हाथों को साफ रखो, फेस को कवर के रखो और स्पेस रखो, हैंड फेस स्पेस। तो ये सब अगर हम नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में दोबारा फंसने वाले हैं। अभी वैक्सीनेशन पूरी है नहीं है अभी, और हमारे पास कोई तरीका नहीं, कोई दवाई कारगर नहीं है। ये सब इधर तभी रामदेव जैसे लोगों को बोलने का मौका मिल गया, क्योंकि ऐसी होती हैं कई बीमारियां जिनका बाद में इलाज आता है। अभी कोई दवा कारगर नहीं है, अभी हम सिर्फ बच सकते हैं, वो जो सिम्टम आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, और वैक्सीनेशन पूरी आवाम को हो जाए तभी हम बच पाएंगे। तो इसमें अभी हमको ठीक है सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन बहुत खुश होकर आपस में गले मिलना, घूमना, मार्केट में जाना और सारी एक्टिविटीज करना बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। सिर्फ वही एक्टिविटीज करें जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, जो हमारी जीने के लिए, हमारे कमाने के लिए जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है, फिर जान है तो जहान है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उन्होंने अनाउंस किया है कि मंडे से अनलॉक शुरू किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये टाइमली है या थोड़ा प्री ये फैसला हो जा रहा है? नहीं, इसमें टाइमली है, क्योंकि देखिए ना, अगर उधर आपको बैलेंस करना है ना कि जीना भी है और उसके लिए जीने के लिए खाना भी चाहिए ना, तो इसलिए सिर्फ जो असेंशियल एक्टिविटीज हैं उनको देखिए, हॉस्पिटल भी तो चलते रहे ना इन पूरे टाइम में, जो जरूरत थी वो करते रहे। तो अभी जो हमारे मजदूर भाइयों के लिए, जो सबके लिए जो जरूरत है खाने के लिए, वो बिल्कुल जायज है, लेकिन एहतियात 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 अगर ये नहीं बरते तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम ऐसी मुसीबत में फंसने वाले हैं कि बाहर नहीं निकल पाएंगे। अभी देखिए इतनी डेथ्स हो रही हैं दिल्ली में, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके नजदीकी का कोई जिसका हलाक नहीं हुआ है। अभी हमारे इतने, आप जानते होंगे, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, तो विनोद दुआ साहब वो दाखिल है, उनकी वाइफ वेंटिलेटर पे है। तो हमारे तो ऐसा दिल खराब हुआ आजकल, आसपास रिश्तेदार, दोस्त, कितने लोगों को लूज कर दिया हमने। तो मैं बता रहा हूं कि प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं सबको कि इस बारी एहतियात से पीछे मत हटना। थोड़ा जितना काम कम कर लेंगे हम लोग, थोड़ा कम कमा लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी हंसी खुशी कम कर लेंगे, थोड़े दिन थोड़ा गले नहीं मिलेंगे। प्लीज अपने लिए, औरों के लिए प्लीज एहतियात बरतिए, प्लीज। ये बहुत 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 जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। थोड़ा कम कमा लेंगे और जितना भी कमाएंगे उसमें थोड़ा उनका ख्याल भी कर लेंगे जिनकी कमाई ठप हो चुकी है। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज सब एक साथ मिलजुल कर चलता है। अगर आपको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कई तरह की चीजों का इस्तेमाल, कई तरह की सर्विसेज चाहिए होती है, तो उन सर्विस को प्रोवाइड करने वाले भी आपको समाज में होने चाहिए। अगर उनके हालात खराब हैं तो आपको उनका ख्याल भी रखना है। समाजी तंजीमें ये काम बहुत आगे बढ़ चढ़कर कर रही हैं। हमारे साथ माफ कीजिएगा, अनिल सिंह साहब हैं हमारे साथ। अनिल सिंह साहब हैं, चेयरमैन है सद्भावना सेवा संस्थान के। समाजी तंजीमों का, समाजी संगठनों का इसमें कितना बड़ा रोल रहा है? कोरोना के दौरान समाजी तंजीमों ने क्या काम किया? कोरोना के बाद यानी हालात अब धीरे धीरे अगर बेहतर हो रहे हैं तो क्या जिम्मेदारी रह जाएगी? अनिल सिंह साहब। देखिए, हम लोगों ने जिस समय पहली वेव आई थी उस समय भी सद्भावना सेवा संस्थान ने, वैसे मैं आपको बता दूं, हम लोग निःशुल्क 318 एम्बुलेंस हमारी 11 स्टेटों में चलती है। हम लोगों ने जिस तरीके से पहले किया था, इस बार की वेव का इतना पता नहीं था कि इस कदर लोगों को हाहाकार मच जाएगा। हम लोगों ने ये लगाई है, हमारी जो एनसीआर में 27 एम्बुलेंस चल रही थी उसमें हमारे 22 ड्राइवर
कोरोना कोविड से पीड़ित हो गए, 4 की डेथ हो गई। उसके बावजूद भी हम लोगों ने हौसला नहीं हारा, हम लोगों ने लगातार काम किया यहाँ एनसीआर में भी, और जहां जहां हमारी अलग अदर स्टेटों में अन्य संस्थाओं के साथ काम कर रही थी। सद्भावना सेवा संस्थान ने, हमारी संस्था ने करीब ये लगाई है कि करीब 4000 से ऊपर लोगों को, कोरोना पेशेंटों को अस्पताल में पहुंचाया निःशुल्क। करीब 346 लोगों को मोर्चरी वैनों ने शमशान घाट पर पहुंचाया, और जिस तरीके से ये वेव आई थी ऐसी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। एनसीआर में इस तरीके से हाहाकार मचा हुआ था कि देखकर आंखों में पानी था और आवाज निकलने को तैयार नहीं थी। अच्छा, मैं अनिल साहब माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा बीच में रोक रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका ये एनजीओ और बाकी दूसरे भी एनजीओ और बाकी ऐसे भी लोग, ग्रुप ऑफ पीपल जो एनजीओ नहीं है लेकिन उन्होंने समाजी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए वो आगे आए और उन्होंने अपना वक्त दिया, पैसे लगाए, ताकत लगाई। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितना बड़ा रोल इन समाजी तंजीमों का रहा है, क्योंकि जो बद इंतजामी थी अस्पतालों में यहां वहां वो हमने देखा। नहीं सर, ऐसी हालत थी यहां तो कि मैं आपको ये बता दूं, बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, लगातार हमारी यानी एम्बुलेंसों में लोग दम तोड़ रहे थे। इस तरह ये माहौल ऐसा जीवन में हम लोगों ने कभी नहीं देखा। आपको विश्वास दिलाता हूं एक चीज का कि मैं खुद पीपी किट पहनकर, जिस समय ड्राइवर नहीं थे, मैंने खुद जाकर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया। बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, कहीं भी इतनी अव्यवस्था थी कि कहीं भी किसी तरीके का कोई इंतजाम नहीं था। आज ये जब शुरू में लेकिन कुछ हद तक अब तो बहुत कंट्रोल में कर लिया गया है। हर जगह की सरकार अपना पूरा ध्यान दे रही है। यही ध्यान यदि पहले दिया जाता और लॉकडाउन समय से लगा दिया जाता तो इतनी बड़ी जो कैजुअलिटियां हुई है वो नहीं होती। अगर ये पहले कर दिया जाता तो इतनी बड़ी कैजुअलिटी नहीं होती। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि एक तरफ तो हिंदुस्तान में एज ए होल अगर नेशनल वाइड फिगर हम देख रहे हैं तो हमने पिछले 5-6 दिनों का डेटा, यानी किस दिन में कितने केसेस आए हैं, वो स्क्रीन पर नीचे आप देख रहे हैं, लगातार हम चला रहे हैं। फिर भी आपको बता देते हैं कि ये डेटा जो 3.5 लाख के ऊपर चला गया था वो अब 1 लाख से ऊपर जा रहा है, कभी 1.5 लाख, कभी 1.25 लाख। लेकिन इसके बावजूद कुछ रियासतें जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, बंगाल, इनमें 3-4 ऐसी रियासतें हैं जहां पर इंतखाबात हुए, पोलिंग हुई, चुनाव हुए। चुनाव का माहौल कैसा था आपने बखूबी देखा, टेलीविजन में देखा, अखबारों में आपने तस्वीरें देखी। इससे यह साफ पता चलता है जो अभी अनिल सिंह साहब कह रहे हैं कि अगर हमने पहले थोड़ा इस बारे में संजीदगी दिखाई होती तो ऐसा मंजर शायद हमने नहीं देखा होता। फिर भी हम बार बार कह रहे हैं कि हमें यहां से आगे बढ़ना है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, हमें यहां से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या स्टेप्स और लेने चाहिए? कोरोना के साथ तो हम जी ही रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना का ग्राफ नीचे जा रहा है, कोरोना के बाद के हालात में एक कॉमन मैन क्या करे, पहली बात। दूसरी ये कि क्या वाकई तीसरी लहर एक्सपेक्टेड है? आवाम के सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लगा देते हैं तब तक हम वेव्स को आना से रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अब आप देखिए, लॉकडाउन हमने लगाया, कुछ समय के लिए हमने लोगों के ऊपर एक पाबंदी लगाई जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से नहीं मिले और उस वजह से हमने अभी संक्रमण के दर में कमी देखी। लेकिन जैसे ही अब लोग धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू करेंगे, फिर एक दूसरे से मिलेंगे और वही फिर से संभावनाएं बन जाएंगी कि संक्रमण एक से दूसरे में जाए, क्योंकि लोग अभी वैक्सीन नहीं है। अभी हमारी बहुत कम प्रतिशत जनता ऐसी है जिसको कि वैक्सीन मिल चुकी है। ऐसे में अभी हम लोग वनरेबल हैं, अभी हम लोगों में बहुत संभावनाएं हैं इन्फेक्शन होने की। इसीलिए एक बहुत जरूरी चीज जो इस वक्त है वो यही है कि हमारा जो टीकाकरण अभियान है उसको बहुत तेजी से चलाया जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और जब तक हमारे पास इतनी मात्रा में वैक्सीन नहीं है कि हम सभी लोगों तक पहुंचा पाए, तब तक जरूर ये हमें करना चाहिए कि जो हमारे पास मौजूदा वैक्सीन हैं उनका बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। क्या हम उन एरियाज में जो कि हॉटस्पॉट हैं हमारे, जो हर बार जहां से संक्रमण सबसे ज्यादा तेजी से उठता है, क्या उन जगहों पर हम पहले वैक्सीन पहुंचाएं? क्या ऐसा वर्ग जो कि हमारे बाजारों में बैठता है, जो फैक्ट्रीज में जाते हैं, जिन लोगों का मूवमेंट ज्यादा होता है, क्या हमें उस वर्ग को पहले वैक्सीन दे देनी चाहिए? ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर सरकार को मुझे लगता है जरूर मंथन करना चाहिए कि हमारी जो मौजूदा वैक्सीन हैं, ये बात सही है कि हमारे पास कम वैक्सीन हैं अभी और उतनी मात्रा में आने में वक्त लगेगा, तो हम कैसे उनको और
जुडिशियली यूज कर सकते हैं, इसकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा आपने अभी जिक्र किया, बिल्कुल उसी पैटर्न पे तेलंगाना की हुकूमत ने जो सुपर कोरोना स्प्रेडर, मतलब एक नाम दिया है कि ये लोग जो सर्विस में सबसे ज्यादा है और रोजाना इनका कॉन्टैक्ट दूसरों से ज्यादा होता है, चूंकि 4 घंटे के लिए यहां भी दिन में छूट है, तो ऐसे में जो दुकानदार हैं, जो घरों तक सिलेंडर पहुंचाते हैं और जो शॉपकीपर्स हैं, जो चिकन मटन की दुकानों में रहते हैं, ऐसे तमाम लोगों को उन्होंने इकट्ठा करके उसकी एक लिस्ट बना के उन्हें वैक्सीनेट करने की कोशिश आज से यानी ये काम शुरू कर दिया है, ताकि जिनसे ये ऐसे लोग हैं जिनसे ज्यादातर लोगों का मिलना होता है जरूरी सामान को खरीदारी को लेकर। तो क्या इसी तरह का स्टेप दूसरे स्टेट्स को भी लेना चाहिए? पहला सवाल। डॉक्टर यश गुलाटी, मैं एक सवाल आपके पास लेकर ये आ रहा हूं, लोगों के जहन में अभी ये सवाल है कि क्या हमने अगर पहली डोज कोवैक्सीन की ली है तो क्या दूसरी डोज कोविशील्ड की ली जा सकती है, या एक ही वैक्सीन हमें दूसरी डोज भी लेनी चाहिए? देखिए, इसकी जो है ट्रायल किया गया है यूके में कि कुछ वैक्सीन को मिक्स किया जा सकता है, लेकिन कुछ को जो एक तरह की हैं, लेकिन जो कोवैक्सीन है अभी इसका ऐसा कोई ट्रायल नहीं है कि आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल कोवैक्सीन को मिक्स नहीं करना है और कोवैक्सीन की दूसरी डोज को भी डिले नहीं करना है। उसके अंदर 4 हफ्ते का ही गैप है। हालांकि दूसरी कोविशील्ड को आप 8 से 12 हफ्ते रख सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। एक दूसरा अगर आप मुझे मौका दे तो मैं एक छोटा सा पॉइंट और कहना चाहता हूं। बोलिए। वो ये है कि इस समय जो हमने देखा इस बारी जो हुआ दिल्ली में जो हुआ, तो मैं उसका मुद्दा आपको ये सामने लाना चाहता हूं कि एक बहुत, न सिर्फ दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान के अस्पतालों में क्या हुआ कि वीआईपी कल्चर हुआ कि जिन के कॉन्टैक्ट्स थे, जिनकी जान पहचान थी, जो पॉलिटिशियन, पुलिस, कस्टम और जो जिनकी जान पहचान थी, उनको बेड मिले, आम आवाम धक्के खाती रह गई। इवन मैं अपने कजन सिस्टर जो है उसको बेड नहीं दिला पाया, उसकी बेटी को नहीं दिला पाया, उनकी डेथ हो गई। देखिए, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमको पूरे हमारे सरकार को ये एक मैकेनिज्म सेट करना पड़ेगा, कोई पैरामीटर बनाना पड़ेगा कि कौन सा पेशेंट को बेड की जरूरत है, किसको नहीं है। मैं जानता हूं कि कई लोगों को, ऐसे लोगों को बेड दिए गए जो बैठ के अखबार पढ़ रहे थे अस्पतालों के अंदर। तो ये एक हाई कोर्ट के अंदर भी ये रिट पिटीशन फाइल गई है, पीआई फाइल की गई। ये बहुत जरूरी मुद्दा है, इसके ऊपर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो ऐसा कभी होता है कंट्री के अंदर, तो आगे के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर होने चाहिए कि किसको बेड मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। यानी इस समय देख सकते थे किसकी ऑक्सीजन कम है, किसका पल्स कम है, ज्यादा है, किसको फीवर है, कुछ क्राइटेरिया, कोई और ट्रांसपेरेंट वेटिंग लिस्ट, इट वाज टोटली ओपेक। तो मैं, और अगर मुझे इजाजत दे तो मैंने 2 लाइन लिखी, अगर मैं बोल दूं, अगर इजाजत दे। बिल्कुल आपको इजाजत है जी। कि तेरे बंदों ने खताएं की हैं बेहिसाब, पर मौला अपनी रहमतों का न रख हिसाब। डरे हैं, सहमे हैं सब, कर दे सब पे करम, ऐ मेरे खुदा कर दे करम, कर दे करम। तो इस वक्त इसी की जरूरत है, हमें ऊपर वाले का करम चाहिए और अपना दिमाग हम ठीक रखें और गड़बड़े नहीं करें, एहतियात बरतते रहें तो हम बच जाएंगे, नहीं तो मैं बता रहा हूं कि बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये बहुत खुलकर ये बात लगभग तमाम जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट हैं मेडिकल फील्ड के, वो बार बार कह रहे हैं। और नाजरीन यानी हमारे जो दर्शक हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, आपसे भी ये गुजारिश है जो डॉक्टर गुलाटी कह रहे हैं और तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ आप कॉम्प्लासेंट ना हो। आप ये ना सोचें कि अब बला टल गई, बिल्कुल नहीं। ये हमारे इर्द गिर्द ही है, हमें इसे घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहकर और बाहर कम से कम निकलकर इसे हराना होगा। और जो भी इसके लिए जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताए गए हैं कि आप मास्क पहने, हाथ को धोते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, देखिए लगभग सबने ये बातें बताई हैं। डॉक्टर गुलाटी भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने रिश्तेदार को खोया है। आपको भी शायद पता होगा, आपने अगर अपने करीबी नहीं तो दूर के रिश्तेदार को ज़रूर खोया होगा। आपने अपने दोस्त को नहीं तो दोस्त के दोस्त को ज़रूर खोया होगा। क्या हमें अपनी और ऐसी जिंदगियां बचानी नहीं हैं? क्या हमने पहले के मुकाबले दूसरी लहर की ताकत को देखा नहीं? हमें बहुत होशियार रहना है, संभल कर रहना है, ताकि तीसरी लहर अगर आती भी है तो उसका मुकाबला हम कर सकें। हुकूमतों के पास बहुत तरह की कई बार कंडीशंस होती हैं, उनके ऊपर एक दबाव भी होता है, लेकिन सबसे पहले आप सेल्फ एजुकेटेड, सेल्फ रेस्ट्रेंट हो जाएं। हमारी अपनी जिम्मेदारी जो है हम उसे महसूस करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम डॉक्टर हजरात का और अरेल सिंह साहब आपका भी, और आप नाज़रीन का भी। उम्मीद करता हूं कि ये जो अच्छी खबर का हमने एक टैग चलाया है कि भारत के लिए अच्छी खबर, ये खबर अच्छी ही बन के रहेगी, मजीद अच्छी होगी। आदाब।